नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, राष्ट्र संघ के मंच से PM मोदी ने दुनिया को दिया कोरोना वैक्सीन का बड़ा आश्वासन। दूसरी खबर, बिजली के बाद अब 24 घंटे पानी भी देने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार। तीसरी खबर, सारा, श्रद्धा और दीपिका से NCB की पूछताछ खत्म, तीनों बोली ड्रग्स से वास्ता नहीं। चौथी खबर, 5 बड़े राज्य पिछड़े तो मोदी सरकार ने दिए 1000 करोड़ रुपए। पांचवा न्यूज़, कृषि बिल के खिलाफ क्यों हो रहा है किसान आंदोलन, सिर्फ 7 पॉइंट से जानिए पूरी सच्चाई। छठा न्यूज़, CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई में कहा GST मुआवजे का डायवर्जन नहीं किया गया है। सातवां न्यूज़, RBI की नई व्यवस्था, अब सिर्फ चेक काट कर देने से नहीं होगा भुगतान, करना होगा चेक के पीछे लिखना होगा पूरा विवरण। आठवां न्यूज़, CM योगी ने 900 PAC जवानों के प्रमोशन के दिए आदेश, डिमोशन पर जताई नाराजगी। नौवां न्यूज़, बेघर लोगों को मिला आशियाना, 1000 परिवार को फ्लैटों में शिफ्ट करेगी दिल्ली सरकार। 10वां न्यूज़, केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते पर सरकार ने इस साल में अब तक के लिए ये 2 फैसले, सीधा सैलरी पर असर। जानेंगे एक एक खबर, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र के मंच से PM मोदी ने दुनिया को दिया कोरोना वैक्सीन का बड़ा आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत की दवा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयाँ भेजी है। कोरोना से बेहाल दुनिया को भारत ने बड़ा आश्वासन दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर भारत पूरी दुनिया की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि आज मैं वैश्विक समुदाय को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत के दवा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयाँ भेजी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार पर बल देते हुए PM मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है। मोदी ने कहा कि अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं। अनेक उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिजली के बाद अब 24 घंटे पानी भी देने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने वाली दिल्ली ने सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार अब राजधानी के लाखों लोगों को 24 घंटे पानी देने की योजना पर भी काम कर रही है। आने वाले समय में सुविधा दिल्ली के लोगों को मिलने लगेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली के बाद अब 24 घंटे पानी देने की तैयारी में दिल्ली सरकार जी जान से जुटी है। उन्होंने इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 24 घंटे पानी आपूर्ति के लिए कंसल्टेंट हायर किए जा रहे हैं, जो यह बताएंगे कि जल वितरण प्रणाली में कहां है खामियां और उन्हें कैसे दूर किया जाए। CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की करीब 2 करोड़ की आबादी के लिए हमारे पास प्रति व्यक्ति 176 लीटर पानी उपलब्ध है। ऐसे में केवल उनका वितरण दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। हमारे पास पर्याप्त पानी का इंतजाम है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में यह भी स्वीकारा कि दिल्ली में अब भी पानी की चोरी हो रही है।
और लीकेज भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नियुक्त कंसल्टेंट हमें इन्हीं खामियों को दूर करने के बारे में बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि विपक्ष का आरोप गलत है कि हम जल बोर्ड निजीकरण कर रहे हैं, न ऐसा है और न ही हो सकता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगले 3 दिन में रिपोर्ट सौंप सकती है एनसीबी। अब तक ड्रग्स केस में 18 गिरफ्तार। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने आज दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की। वहीं दीक्षित कुमार को 24 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स केस में आज का दिन काफ़ी अहम रहा। एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की। इस दौरान दीपिका, सारा और श्रद्धा तीनों ने ड्रग्स के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे पूछताछ चली। इसके बाद वह वहां से घर चली गई। इसके बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ खत्म हुई और वह दोनों एनसीबी के दफ्तर से निकल गई। वहीं एनसीबी के धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी अगले 3 दिनों में डीजी को रिपोर्ट सौंप सकती है। इस मामले में अब तक 18 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 5 बड़े राज्य पिछड़े तो मोदी सरकार ने दिए 1000 करोड़ रुपए। देश के 5 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा को मोदी सरकार की इस योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी। केंद्र सरकार ने अब इन 5 राज्यों को बैंक से या बाजार से अतिरिक्त लोन लेने की इजाज़त दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश के 5 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा को भारत सरकार की इस योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी। ये 5 राज्य पैसे के अभाव में इस योजना को समय से पूरा करने में पिछड़ने लगे थे। मोदी सरकार ने अब इन 5 राज्यों को समय पर योजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाज़त दे दी है। अब ये 5 राज्य बैंक से या बाजार से अतिरिक्त लोन उठा सकते हैं। इन 5 राज्यों को इस योजना को पूरा करने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कृषि बिल के खिलाफ क्यों हो रहा है किसान आंदोलन, सिर्फ 7 पॉइंट में जानिए पूरा सत्य। क्या वाकई खत्म हो जाएगा एमएसपी, बंद हो जाएंगी मंडियां और छिन जाएगा किसानों से अदालत जाने का अधिकार। कृषि बिल के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। पंजाब में रेल रोक आंदोलन शुरू हो गया है। कुछ किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आ रहे हैं जिन्हें हरियाणा में रोका गया है। इस बीच कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। जिस बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं। समझते हैं कि इस आंदोलन की जड़ क्या है। किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खत्म होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार रास्ता खोल दिया है। मंडी से बाहर भी ट्रेंड एरिया घोषित हो गया है। मंडी के बाहर लाइसेंसी टेंडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इफेक्ट मंडियों को तबाह कर सकती है। इसका अंदाज़ा लगाकर किसान डरा हुआ है। इसलिए आड़तियों को भी डर सता रही है। इस मसले पर ही किसान और आड़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बेचेंगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगी। इस बिल में 1 कंट्री 2 मार्केट वाली नौबत पैदा होती नज़र आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेंड की सरकार ने व्यवस्था की है उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6-7% तक का मंडी टैक्स लगता है।
किसान की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि आड़तियाँ या व्यापारी अपने 6-7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी से बाहर खरीद करेगा जहां उसे टैक्स नहीं देना है। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमज़ोर होगी तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। किसान की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का शासन है, इसलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन है। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है, इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा, उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, न कि कोर्ट में। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं, वो कभी किसान के हित की बात नहीं करते हैं। केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका भी वादा बाहर कर रही है, इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडी बंद न होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही है, इसलिए शंका और भ्रम है। किसान को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से किसानों की इस आशंका को खारिज कर रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएजी रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा जीएसटी मुआवजे का डायवर्जन नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर नीति से 47,271 करोड़ के डायवर्जन के आरोप को खारिज कर दिया है। बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर नीति में जीएसटी उपकर को हस्तांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर नीति से 47,271 करोड़ रुपए के डायवर्जन के आरोप को खारिज कर दिया है। बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर नीति में जीएसटी उपकर को हस्तांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2017-18 और 2018-19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को डायवर्जन नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई की नई व्यवस्था, अब सिर्फ चेक काट कर देने से नहीं होगा, भुगतान करना होगा ये काम। चेक से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने नई व्यवस्था लागू की है। अब ग्राहक चेक जारी करने के बाद उसके विवरण बैंक को देंगे। बैंक में चेक प्रस्तुत होने पर उसमें दर्ज ब्यौरे और ग्राहक द्वारा दिए गए ब्यौरों का मिलान किया जाएगा। अगर दोनों में अंतर पाया जाता है तो चेक को लाल निशान देकर भुगतान रोक दिया जाएगा। अगले साल 1 जनवरी से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर पी वासुदेवन की ओर से जारी गाइडलाइन में नई व्यवस्था को नाम दिया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्यौरों के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इसमें चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में न्यूनतम ब्यौरा देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। इस ब्यौरे का चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा। अगर कोई अंतर पाया जाता है तो उसकी जानकारी भुगतानकर्ता बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को दे दी जाएगी। आरबीआई ने सलाह दी है कि बैंक 5 लाख या उसके ऊपर की राशि वाले चेक के लिए
यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। बैंकों के इस बारे में ग्राहकों को SMS के जरिए जागरूक करने को कहा गया है। इसके साथ ही बैंक अपनी शाखाओं, ATM के साथ साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। CM योगी ने 900 PSC जवानों के प्रमोशन के दिए आदेश, डिमोशन पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के जिले से हटाकर वापस PSC में भेजे गए 900 जवानों को प्रमोशन न देने के गैर जिम्मेदाराना फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने DGP को इन जवानों को फौरन प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं। असल में इन जवानों को पुलिस में भेजा गया था, जहां उन्हें पदोन्नति मिल गई थी, लेकिन PSC में वापस लौटने पर उन्हें इसी महीने डिमोट कर दिया गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए PSC जवानों को तत्काल प्रमोशन देने के आदेश दिए हैं। साथ ही शासन को जानकारी दिए बगैर ऐसा निर्णय करने वाले अफसर के खिलाफ भी जांच के आदेश DGP को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस का मनोबल गिराने वाला कोई भी निर्णय बर्दाश्त नहीं होगा। जिलों में तैनाती के दौरान PSC के 900 जवानों को प्रमोशन मिला था। जब उन्हें वापस PSC में भेजा गया तो उनका डिमोशन कर दिया गया। इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी जवानों को प्रोन्नत करने और जिम्मेदार अफसर के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की ओर। बेघर लोगों को मिलेगा आशियाना, 1000 परिवार को फ्लैट में शिफ्ट करेगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली को शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डूसिब की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में डूसिब शेल्टर होम की स्थिति में सुधार लाने और इन शेल्टर होम्स में रहने वाले लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में डूसिब ने डूसिब आश्रयों में रहने वाले बेघर लोगों को एक दिन में 3 बार मुफ्त भोजन प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसका वार्षिक खर्च 15.31 करोड़ रुपए है। बोर्ड ने प्रिंसेस पार्क में निवास करने वाले 784 लोगों को राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय और स्मारक के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि के उपयोग की सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इन परिवारों को 1 से 1.5 साल के लिए वार्जिंग शिविरों में पुनर्वासित किया जाएगा, जो सेक्टर 16B द्वारका में स्थित है। करोल बाग में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 350 परिवार को भी ट्रांजिट शिविरों में पुनर्वासित किया जाएगा। पुनर्वासित लोगों को देवनगर करोल बाग क्षेत्र में बनने वाले फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कर्मियों में के महंगाई भत्ते पर सरकार ने इस साल में अब तक लिए 2 फैसले, सीधा सैलरी पर असर। सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी की थी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद DA 17% से बढ़कर 21% हो गया था। कोरोना संकट के चलते इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते DA पर निराशा हाथ लगी है। सरकार ने DA पर 1 साल अब तक 2 बड़े फैसले लिए, जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर पड़ा है। सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी की थी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद DA 17% से बढ़कर 21% हो गया था। मार्च में बढ़ोतरी का तोहफा मिला तो अप्रैल में कोरोना संकट के फैसले के फैलाव और फिर देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सरकार ने DA पर एक और बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार ने तय किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। यानी जनवरी 2020 से DA में बढ़ोतरी की तो घोषणा हुई, उस पर तो रोक लगी ही, साथ में जुलाई में भी DA में कोई इजाफा नहीं हुआ। जाहिर जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ता नहीं बढ़ना तय किया गया तो जुलाई की बढ़ोतरी तो वैसे भी संभव नहीं थी। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिसका असर फिलहाल कर्मचारियों के जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियत भी दी गई। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक
प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का फैसला लिया गया। सरकार ने यह तय किया कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के